हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे एक वर्ष का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। उन प्रश्नों को देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ, आज के जो टॉपिक्स है ना, जैसे कि एआई हो गया या फिर जो नई योजनाएं हैं और जीआई टैग्स, मैं सच में इनके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, तो चलिए फिर हम सीधा अपने पहले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में उत्तर प्रदेश का एक नक्शा बना हुआ है और उसके ठीक ऊपर एक 3D ब्रेन यानी एक दिमाग दिखाई दे रहा है जो साफ तौर पर एआई को दर्शाता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? हाँ, एकदम सही। तो देखो, भारत का जो पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय है ना, वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया जा रहा है। अच्छा, मेरठ में। हाँ, और इसके साथ ही भारत का पहला निजी एआई विश्वविद्यालय उन्नाव में स्थापित हुआ है, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ओ, प्राइवेट वाला उन्नाव में? बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, न्यायिक कार्यवाही में एआई का उपयोग करने वाला यूपी का पहला जिला संभल बन गया है। और अपराधियों की रियल टाइम निगरानी के लिए यूपी पुलिस ने एआई आधारित यक्ष ऐप लॉन्च किया है। ये यक्ष ऐप का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम यह यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों की रियल टाइम निगरानी के लिए है, मतलब तुरंत ट्रैकिंग। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। ये जो न्यायिक कार्यवाही वाला जिला है संभल और अपराधियों की निगरानी वाला यक्ष ऐप, ये दोनों परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। तो संक्षेप में कहें तो यूपी अब शिक्षा से लेकर पुलिसिंग तक हर जगह तेजी से एआई अपना रहा है। बिल्कुल सही। चलो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, दिखाइए। इस स्लाइड के बीच में अगर आप देखें तो एक मिट्टी का मटका बना हुआ है और साथ ही भारतीय भोजन की एक बहुत ही स्वादिष्ट थाली दिखाई दे रही है। मटका मतलब शायद कुंभ मेले से जुड़ा कुछ है। एकदम सही पकड़ा। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया। अच्छा। हाँ, जो कि पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चला। और इसके अलावा वर्ष 2026 के उत्तर प्रदेश दिवस यानी 24 जनवरी, उसकी थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। थीम तो काफी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और 24 जनवरी 2026 से ही एक नई योजना भी शुरू हुई है, एक जनपद एक व्यंजन, जिसे ओडीओसी भी कहते हैं। ओडीओसी जैसे ओडीओपी था? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को भी मंजूरी दी गई है। अच्छा, एक सवाल था, ये जो महाकुंभ है, हाँ, इसका समापन किस दिन होगा? इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ, ये ओडीओसी योजना की शुरुआत की तारीख जो कि 24 जनवरी 2026 है और महाकुंभ के समापन का पर्व यानी महाशिवरात्रि, ये एमसीक्यू के रूप में बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैंने लिख लिया। तो महाकुंभ का आयोजन और ये जो नई योजनाएं हैं, ये राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम सही बात है। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो इस स्लाइड में 2 वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं, एक शहनाई है और एक बिगुल है, और इन दोनों को पार करके रखा गया है और उनके बीच में एक जीआई टैग का लोगो लगा हुआ है। मतलब इन दोनों को जीआई टैग मिला है? बिल्कुल सही। वाराणसी की प्रसिद्ध शहनाई को जीआई टैग मिला है और साथ ही मेरठ के सेरेमोनियल संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भी जीआई टैग मिल गया है। अरे वाह, मेरठ का बिगुल। हाँ, इसके अलावा अयोध्या में देवनागरी लिपि में लिखी रामचरितमानस की एक बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपि मिली है जो करीब 200 वर्ष पुरानी है। अच्छा। और एक और बात, देश के पहले स्वास्तिक कमल उद्यान का उद्घाटन CSIR सम्मेलन के दौरान लखनऊ में हुआ। ये रामचरितमानस की जो पांडुलिपि मिली है, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यही है कि ये 200 वर्ष पुरानी है और इसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम सही। शहनाई का शहर जो कि वाराणसी है और रामचरितमानस की पांडुलिपि का प्राप्ति स्थल यानी अयोध्या, ये परीक्षा के सीधे सवाल बन सकते हैं। समझ गया।
तो कुल मिलाकर राज्य अपने संस्कृति और धरोहर के संरक्षण पर बहुत ध्यान दे रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी भी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें तो एक म्यूजियम जैसी बिल्डिंग लग रही है। हाँ, आप देख सकते हैं कि इस विजुअल में सफेद स्तंभों यानी पिलर्स वाली एक क्लासिक म्यूजियम की इमारत दिखाई दे रही है। तो ये म्यूजियम्स के बारे में है। बिल्कुल। राज्य में कई प्रथम संग्रहालय बन रहे हैं। जैसे भारत का पहला ग्लास म्यूजियम यानी कांच संग्रहालय और उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम, ये दोनों सुहाग नगरी फिरोजाबाद में बनेंगे। फिरोजाबाद, हाँ, कांच के लिए मशहूर है। सही कहा। और भारत का पहला नेशनल गौ संस्कृति संग्रहालय ये मथुरा में बनेगा। गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा, ठीक है। और एक बहुत ही खास, भारत का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये लखनऊ में बनेगा। एक मिनट, नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये लखनऊ में बनाया जाएगा। अच्छा, लखनऊ में। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर नेवी का नाम सुनकर किसी समुद्र तटीय शहर को टिक कर देते हैं। अच्छा, तो नेशनल गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में और आर्य गुरुकुल म्यूजियम फिरोजाबाद में, ये सभी स्थान परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। हाँ, ये ट्रिकी हो सकता है। तो ये जितने भी नए म्यूजियम्स हैं, ये राज्य के अलग अलग शहरों की ऐतिहासिक पहचान को और मजबूत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलो अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, दिखाइए। इस स्लाइड के बीच में अगर आप देखें तो एक कांच के डोम यानी गुंबद के अंदर एक छोटी सी ग्रीन सिटी या कहें कि इको पार्क का मॉडल बना हुआ है। तो ये नए पार्कों के बारे में है। हाँ, देश का पहला नाइट सफारी पार्क कुकरेल वन क्षेत्र लखनऊ में बनेगा। अच्छा, लखनऊ में नाइट सफारी? बिल्कुल। और यूपी का पहला बॉक्स पार्क जो कि कंटेनर हब पर आधारित है, वो बाराबंकी में बना है। बॉक्स पार्क। और यूपी का पहला फुटवेयर पार्क लेदर सिटी कानपुर में स्थापित होगा। वो तो नाम से ही समझ आ रहा है, कानपुर। हाँ, और इसके अलावा दुनिया का पहला सिरामिक वेस्ट पार्क खुर्जा बुलंदशहर में स्थापित किया जाएगा। ये कंटेनर हब पर आधारित पार्क को क्या नाम दिया गया है? इसे बॉक्स पार्क कहा गया है, जो बाराबंकी में बना है। अच्छा, यह पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। नाइट सफारी पार्क जो लखनऊ में है और ये बॉक्स पार्क जो बाराबंकी में है, ये दोनों वाले प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। ठीक है, बॉक्स पार्क बाराबंकी याद आएगा। तो इन अलग अलग तरह के पार्कों के जरिए राज्य में एक नया विकास देखने को मिल रहा है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत नए हैं। चलो अब अगली स्लाइड की ओर ध्यान देते हैं। हाँ, इसमें तो एक मिसाइल दिख रही है। बिल्कुल। इस स्लाइड में एक स्टैंड पर ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल रखा है और उसके ठीक ऊपर एक आधुनिक ड्रोन उड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ये रक्षा और डिफेंस से जुड़ा है। एकदम सही। हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अच्छा, ब्रह्मोस अब लखनऊ में? हाँ, और गंगा एक्सप्रेसवे जो कि 594 किलोमीटर लंबा है, उस पर लड़ाकू विमानों की रात्रिकालीन लैंडिंग के लिए एक हवाई पट्टी बनी है। रात में लैंडिंग के लिए? बिल्कुल। इसके अलावा देश का पहला विशेष ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट रनवे मेरठ में बना है। मेरठ में रनवे? और भारतीय नौसेना की राम डिवीजन द्वारा प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास, ये भी मेरठ में ही हुआ है। ये जो लड़ाकू विमान रात में लैंड करेंगे, ये कहाँ लैंड कर सकेंगे? ये गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लैंड कर सकेंगे। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल है। ब्रह्मोस निर्माण केंद्र जो कि लखनऊ में है और ये रात्रिकालीन लैंडिंग वाले गंगा एक्सप्रेसवे के सवाल एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं। मैंने इन्हें हाईलाइट कर लिया है। तो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में भी यूपी की भूमिका अब काफी बढ़ रही है। हाँ, बहुत तेजी से। चलो अब अगली स्लाइड पर स्विच करते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के केंद्र में एक डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है और उसके साथ एक नीले रंग की ग्रेजुएशन कैप यानी टोपी एक साथ रखी हुई है। स्टेथोस्कोप और टोपी मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य? बहुत बढ़िया। देखो, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित होगा। अच्छा, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में? हाँ, और उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये ग्रेटर नोएडा में बनेगा। इसके अलावा दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय लखनऊ में यूपी की पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू हुई है। ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर छात्रों के विश्लेषण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के साथ मिलकर
साथी ऐप लॉन्च किया है। SATHI साथी। ये कमजोर छात्रों के लिए जो ऐप लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है और किसने बनाया? इसका नाम साथी ऐप है और इसे शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के साथ मिलकर बनाया है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम सही। ये वन विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में बनेगा और ग्रेटर नोएडा का मेडिकल डिवाइस पार्क, इन पर आधारित MCQ प्रश्नों की संभावना बहुत ज्यादा है। साथी ऐप और IIT कानपुर, ये तो पक्का आ सकता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में राज्य काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। बिल्कुल। चलो अब हम स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ, ये तो पर्यावरण वाला लग रहा है। बिल्कुल। इस विजुअल में एक पृथ्वी यानी ग्लोब बनी हुई है और उसे नीचे से हरी पत्तियों ने सहारा दिया हुआ है। पर्यावरण और इकोजोन्स। हाँ, यूपी के 11वें रामसर स्थल के रूप में एटा जिले के पटना पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है। अच्छा, पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है। सही। और दूसरी तरफ NGT ने आगरा के ताज ट्रिपेजियम जोन को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, प्रदूषण से बचाने के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा गोंडा स्थित पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। गोंडा में है पार्वती अर्घा, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, सोनभद्र के सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक चीज पूछनी थी, यूपी का 11वां रामसर स्थल कौन सा है? हाँ, यूपी का 11वां रामसर स्थल एटा जिले का पटना पक्षी अभयारण्य है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। ये पटना पक्षी अभयारण्य एटा और सलखन जीवाश्म पार्क जो कि सोनभद्र में है, इन दोनों का महत्व परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मैंने दोनों जिले नोट कर लिए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और इन इको सेंसिटिव जोन्स पर ध्यान देना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, ये एकदम सच है। चलो अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस विजुअल में पानी की एक बड़ी सी बूंद है जिस पर H2 लिखा है, जो कि हाइड्रोजन का प्रतीक है, और उसके ठीक पीछे एक आधुनिक ट्रेन चल रही है। H2 और ट्रेन मतलब ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। एकदम सही। देखो, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाटर टैक्सी नमो घाट वाराणसी में शुरू हुई है। अच्छा, हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में। हाँ, और यूपी के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन। भारतीय रेलवे ने अपनी पहली पोर्टेबल सौर पैनल प्रणाली वाराणसी में चालू की है। पोर्टेबल सोलर पैनल। और पर्यटन के लिए जंगल सफारी के लिए पहली विस्टाडोम ट्रेन कतरनिया घाट जो कि बहराइच में है, वहां से दुधवा लखीमपुर तक चलेगी। ये जो पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी है, ये कहाँ शुरू हुई है? ये नमो घाट वाराणसी में शुरू हुई है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ बिल्कुल। वाराणसी की वाटर टैक्सी और गोरखपुर का हरित हाइड्रोजन संयंत्र, ये दोनों MCQ एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाराणसी और गोरखपुर याद रहेगा। तो हरित ऊर्जा और इन नए परिवहन के साधनों से राज्य एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल सही दिशा में। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें तो एक अवार्ड जैसा कुछ रखा है। हाँ बिल्कुल। इस स्लाइड में एक सुंदर सा सुनहरे रंग का कमल का फूल यानी गोल्डन लोटस एक स्टैंड पर रखा हुआ है। मतलब ये पुरस्कार और सम्मान की स्लाइड है। सही कहा। देखो, वर्ष 2026 में 5 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। अच्छा, 5 लोगों को। हाँ, और खेलों की बात करें तो पैरालंपिक खिलाड़ी प्रवीण कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से हैं, उनको 2026 में पद्मश्री मिला। प्रवीण कुमार पद्मश्री। और एक और गर्व की बात, गणतंत्र दिवस परेड की झांकी को, जो कि बुंदेलखंड संस्कृति थीम पर आधारित थी, उसे पॉपुलर चॉइस श्रेणी में दूसरा स्थान मिला। अरे वाह, दूसरा स्थान। बिल्कुल। और साहित्य में मथुरा की लेखिका ममता कालिया को उनकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी की थीम क्या थी? इसकी थीम बुंदेलखंड संस्कृति थी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम सही। प्रवीण कुमार का खेल क्षेत्र जो पैरा एथलेटिक्स है, और यूपी की झांकी का स्थान जो कि दूसरा है, ये परीक्षा के लिए बहुत पक्के सवाल हैं। हाँ, और वो किताब का नाम जीते जी इलाहाबाद भी। बिल्कुल। तो यूपी की इन सभी प्रतिभाशाली हस्तियों का सम्मान
पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। हाँ, गर्व की बात तो है। चलो अब अगली स्लाइड शुरू करते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के बीच में आप देख सकते हैं एक क्रिकेट का बैट रखा है, एक वॉलीबॉल है और लाल रंग के बॉक्सिंग ग्लव्स रखे हुए हैं। मतलब पूरा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है ये। एकदम सही। पीएम मोदी ने 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम वाराणसी में किया। अच्छा, 72वीं वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी में। हाँ, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत ने पहली बार विश्व मुक्केबाजी कप की मेजबानी ग्रेटर नोएडा में की। ग्रेटर नोएडा में विश्व मुक्केबाजी कप, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। और खिलाड़ियों के लिए लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की जो धनराशि थी उसे 31,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अरे वाह, सीधा 1 लाख। और एक बहुत ही दिलचस्प नियुक्ति हुई है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को यूपी के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एक चीज बताइए, विश्व मुक्केबाजी कप भारत में कहाँ हुआ? यह ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये लक्ष्मण पुरस्कार की जो नई धनराशि है 1 लाख रुपए और 72वीं वॉलीबॉल टूर्नामेंट का स्थान यानी वाराणसी, इन पर आपको खास जोर देना है। ठीक है, मैंने ये फिगर्स नोट कर लिए हैं। तो यूपी में खेलों के बढ़ते स्तर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सारे कदम बहुत शानदार हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें एक रुपए का निशान है। बिल्कुल। इस स्लाइड में सुनहरे रंग का रुपए का सिंबल बना है और उसके ठीक पीछे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ एक सफेद बार चार्ट या प्रोग्रेस चार्ट है। तो ये बजट और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है या काफी आंकड़े होंगे? हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। 2026-27 के लिए सबसे बड़ा बजट 9.12 लाख करोड़ पेश किया गया है। 9.12 लाख करोड़, काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। और वर्ष 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 ट्रिलियन। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में 12.9% की वृद्धि हुई है। 12.9% का ग्रोथ। और एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, वो जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। ये यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक का है? यह लक्ष्य वर्ष 2029 तक का रखा गया है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम सही। ये $1 ट्रिलियन का वर्ष जो कि 2029 है और कुल बजट राशि जो 9.12 लाख करोड़ है, ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। हाँ, ये दोनों फिगर्स तो रटने ही पड़ेंगे। तो इन भारी भरकम बजट और लक्ष्यों के साथ यूपी का आर्थिक विकास काफी तेज गति से हो रहा है। हाँ, सही दिशा में है। चलो अब हम स्लाइड चेंज करते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी सुनहरी ट्रॉफी के साथ सफाई करने वाली एक झाड़ू रखी हुई है। झाड़ू और ट्रॉफी मतलब सफाई की रैंकिंग्स? बिल्कुल सही। देखो, IQAR रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर लोनी, जो कि गाजियाबाद में है, उसे घोषित किया गया है। लोनी सबसे प्रदूषित, ये तो चिंता की बात है। हाँ, लेकिन सकारात्मक खबर भी है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में गोरखपुर को चुना गया है। अच्छा, गोरखपुर सेफ है? बिल्कुल। और 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में ग्रेटर नोएडा को पहला गोल्डन सिटी अवार्ड मिला है। और एक बहुत ही नई पहल, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ये गाजियाबाद नगर निगम को दिया गया है। ये सफाई मित्र सुरक्षित शहर का दर्जा किस शहर को मिला है? ये दर्जा गोरखपुर को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। सबसे प्रदूषित शहर जो कि लोनी है और ये जो ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद को मिला है, ये प्रश्न एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। ठीक है, मैंने गाजियाबाद वाला पॉइंट हाईलाइट कर लिया है। तो स्वच्छता और पर्यावरण रैंकिंग्स की स्थिति पर ध्यान देना राज्य के लिए काफी जरूरी हो गया है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। बिल्कुल। इस विजुअल में एक दरवाजे की तस्वीर है जिसका आधा हिस्सा ऐतिहासिक लाल पत्थर की इमारत जैसा है और आधा हिस्सा एक पुरानी यांत्रिक घड़ी यानी मैकेनिकल क्लॉक जैसा है। मतलब ऐतिहासिक विरासत के साथ कुछ समय या घड़ी का कनेक्शन है। बहुत अच्छा डिकोड किया। देखो, बांदा स्थित कालिंजर का किला, उसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल
यानी जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अच्छा, कालिंजर का किला बांदा। हाँ, और आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। ये नाम बदला गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी की पहली वैदिक पंचांग पर आधारित घड़ी, जिसका नाम विक्रमादित्य है, वो वाराणसी में स्थापित हुई है। अरे वाह, वैदिक घड़ी। और प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। ये यूपी की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी कहाँ लगाई गई है? ये वाराणसी में स्थापित की गई है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। एकदम सही। कालिंजर का किला जो बांदा में है और ये वैदिक घड़ी जो वाराणसी में है, इन दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से रट लेना चाहिए। बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया है। तो राज्य अपनी ऐतिहासिक इमारतों और विरासत के संरक्षण पर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हाँ, धरोहर तो बचानी चाहिए। चलो अब हम अपनी आखिरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इस विजुअल में एक नीले रंग की कंप्यूटर माइक्रोचिप है और उसके ठीक बीच में से एक हरा पौधा यानी प्लांट उगता हुआ दिखाई दे रहा है। माइक्रोचिप और पौधा मतलब तकनीक और कृषि दोनों। बिल्कुल। देखो, भारत का पहला बायोप्लास्टिक प्लांट कुंभी लखीमपुर खीरी में बनेगा। अच्छा, लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक। हाँ, और उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई ये ग्रेटर नोएडा में बनेगी। ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। एकदम सही। और कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आलू एवं शकरकंद अनुसंधान केंद्र ये आगरा में बनेगा। आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में। और एक बड़ी कल्याणकारी योजना कन्या सुमंगला योजना की जो सहायता राशि थी उसे 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। ये आलू और शकरकंद का अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल। ये बायोप्लास्टिक प्लांट जो लखीमपुर खीरी में बनेगा और कन्या सुमंगला योजना की जो नई राशि है 25,000 रुपए, ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हाँ, ये राशि वाले सवाल तो हमेशा आते हैं। तो चाहे कृषि हो, उद्योग हो या कल्याणकारी योजनाएं, राज्य हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, एक बात जरा सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर और एआई जैसी बिल्कुल आधुनिक तकनीक अपना रहा है और ठीक उसी समय वाराणसी में अपनी वैदिक घड़ियों और प्राचीन पांडुलिपियों को भी पूरी तरह सहेज रहा है। हाँ। तो विकास और परंपरा का ये जो शानदार संतुलन है ना, ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी राज्य की एक बहुत ही नई और मजबूत तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। आज की इस क्लास से सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए। मेरे लिए और बाकी सभी श्रोताओं के लिए ये एक बेहतरीन रिवीजन सेशन रहा है। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, इन सभी टॉपिक्स का रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।